22 जून को होंगे म्युनिसिपल कमेटी और म्युनिसिपल काउंसिल के चुनाव। चुनाव आयुक्त ने मतदाताओं से बिना डर और पक्षपात के प्रतिनिधियों का चुनाव करने की अपील की। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत की 10 लाख आशा कार्यकर्ताओं को वैश्विक स्वास्थ्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए किया सम्मानित। प्रधानमंत्री ने आशा कार्यकर्ताओं के समर्पण और संकल्प को सराहा। आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव की श्रृंखला में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की मशाल का पलवल पहुंचने पर हुआ स्वागत। इन खेलों से खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का मिलेगा मौका। और आयुष्मान भारत योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को मिल रहा है लाभ। प्रदेश में अब तक लगभग 28,47,000 लोगों के बनाए गए आयुष्मान कार्ड। नमस्कार, मैं मंजू सिंधु और अब खबरें विस्तार से। चुनाव आयोग ने आज प्रदेश में 28 म्युनिसिपल कमेटी और 18 म्युनिसिपल काउंसिल के चुनाव की तारीखों की घोषणा की। हरियाणा राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने आज चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल के साथ संयुक्त रूप से राज्य में नगर निकायों के आम चुनाव की तैयारी के संबंध में एक बैठक की अध्यक्षता की। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने नगर निकाय के चुनाव पारदर्शी, निष्पक्ष, स्वतंत्र और शांतिपूर्ण तरीके से करवाने में प्रशासन द्वारा पूरा सहयोग करने का आश्वासन दिया। चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने पत्रकार वार्ता में बताया कि इन चुनावों के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता आज से लागू हो गई है। इन चुनावों के लिए 30 मई से 4 जून तक नामांकन भरे जा सकेंगे और 19 जून को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। राज्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि 22 जून को चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। उन्होंने मतदाताओं से इन चुनावों में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बिना किसी डर या पक्षपात के अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करने की अपील की। अनाउंसमेंट 23/5 यानी आज से 23 मई और 24/5/2022 को नोटिस विल बी पब्लिश्ड बाय द रिटर्निंग ऑफिसर अंडर रूल 20 ऑफ द हरियाणा म्युनिसिपल इलेक्शन रूल्स 1978। नॉमिनेशन प्रेजेंट होंगे 30/5 से 4/6 तक, 11 बजे से 3 बजे तक का समय रहेगा, एक्सेप्ट ऑन 2 जून बीइंग हॉलीडे। नॉमिनेशन पेपर्स की स्क्रूटनी होगी 6 तारीख को 11:30 से 3 बजे तक। लास्ट डेट फॉर विड्रॉल ऑफ कैंडिडेचर रहेगा 7/6 को 11 से 3 तक और उसी दिन फिर 3 बजे जब फाइनल लिस्ट हो जाएगी, किसी ने अगर विड्रॉ कर लिया है तो उसके बाद जो बचे इलेक्शन सिंबल्स अलॉट किए जाएंगे। लिस्ट ऑफ पोलिंग स्टेशंस भी 7/6 को ही पब्लिश की जाएगी। पोल जो होंगे वो 19 जून को होंगे 7 बजे से 6 बजे शाम तक। 1 घंटे का अतिरिक्त समय हमने रखा है। अमूमन 5 बजे शाम तक होता है, लेकिन गर्मी की स्थिति को देखते हुए कई बार दोपहर में मतदान थोड़ा धीमा हो जाता है, तो कोई अपने मताधिकार से वंचित ना रह जाए, इसलिए 1 घंटे का टाइम एक्स्ट्रा दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत की 10 लाख आशा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को वैश्विक स्वास्थ्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया। आशा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को नेतृत्व क्षमता, क्षेत्रीय स्वास्थ्य मुद्दों के लिए प्रतिबद्धता प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया है। आशा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को कोविड-19 महामारी के दौरान लोगों को स्वास्थ्य प्रणाली से जोड़ने और ग्रामीणों को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए सम्मानित किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि आशा कार्यकर्ताओं ने बच्चों को टीके से रोकी जाने वाली जो बीमारियां थी उसके खिलाफ माताओं की देखभाल और टीकाकरण प्रदान करने के लिए असाधारण कार्य किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आशा कार्यकर्ताओं को विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड मिलने पर ट्वीट कर सभी आशा कार्यकर्ताओं को बधाई दी और कहा कि वे एक स्वस्थ भारत के निर्माण को सुनिश्चित करने में सबसे आगे हैं। उनका समर्पण और संकल्प काबिले तारीफ है। प्रधानमंत्री ने जापान में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने एनईसी कॉरपोरेशन के अध्यक्ष के साथ भी मुलाकात की और एनईसी के साथ भारत में नई और उभरती प्रौद्योगिकियों में अवसरों पर भी चर्चा की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अन्य कंपनियों के सीईओ के साथ भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो में सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन के सलाहकार ओसामू सुजुकी से मुलाकात की। देश की विकास गाथा में ब्रांड एम्बेसडर की भूमिका निभाने वाले सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन के सलाहकार से मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री ने ऑटोमोटिव उद्योग में मारुति सुजुकी की परिवर्तनकारी भूमिका की सराहना की। इस दौरान भारत में निवेश, नवाचार, रिसाइकलिंग केंद्रों के अवसरों पर चर्चा की गई। देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शेफ द मिशन के साथ प्रदेश सरकार की ओर से कल पंचकुला में खेलो इंडिया आयोजन समिति के अधिकारियों द्वारा एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्यमंत्री के सलाहकार योगेंद्र चौधरी ने कहा कि 10 दिनों तक चलने वाले खेलों के दौरान पंचकुला एक लघु भारत का रूप धारण कर लेगा। बैठक में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी पंकज नैन ने कहा कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के आयोजन की मेजबानी करने का अवसर मिलना हरियाणा के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि बड़े खेलों के आयोजन में शेफ द मिशन की भूमिका अति महत्वपूर्ण होती है। उन्होंने बताया कि अन्य प्रदेशों से आने वाले खिलाड़ियों की सुविधा के लिए टोल फ्री नंबर 1800-202-5155 जारी किया गया है और जल्द ही एक ऐप भी जारी किया जाएगा। आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव की श्रृंखला में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के तहत पलवल पहुंची मशाल का अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में राहगिरी कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। राहगिरी के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें जिला सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा खेलो इंडिया पर गीत की प्रस्तुति दी गई। इस अवसर पर पलवल के विधायक दीपक मंगला ने बताया कि ये मशाल सभी जिलों से होती हुई पंचकुला पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवा इस प्रकार आयोजित राहगिरी के माध्यम से 4 से 13 जून तक आयोजित खेलों में भागीदार खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने में सहभागी बन रहे हैं। होडल के विधायक जगदीश नायर ने कहा कि इन खेलों के माध्यम से प्रदेश के खिलाड़ियों को आगे आने का अवसर मिलेगा। आज हमारे हरियाणा के अंदर खेलो इंडिया के तहत ये साथियों छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। इससे हमारे क्षेत्र के, हमारे हरियाणा के ग्रामीण अंचल की जो छुपी हुई प्रतिभा है वो बाहर निकल करके आकर के हमारे प्रदेश का, देश का नाम रोशन करेंगे। हमारे ये बच्चे जब उछल कूदते हैं, खेलते हैं, इनमें उत्साह दिखाई देता है तो समझो इंडिया दौड़ रहा है। पलवल के उपायुक्त कृष्ण कुमार ने इस अवसर पर कहा कि ये मशाल हमारे युवा खिलाड़ियों को सकारात्मक दृष्टिकोण और खेल भावना से प्रेरित कर रही है। उन्होंने कहा कि इससे हमारे जिले में खेलों के प्रति बच्चों में नई ऊर्जा समाहित होगी। आप सब लोग खेलों से जुड़े, अपने स्वास्थ्य के लिए भी, अपने जो समाज स्वस्थ होता है, खेलता है, वो आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी हर तरह से उन्नति करता है। खेल से हमें जीवन में स्वस्थ होने के अलावा हार से उबरकर, क्योंकि जब हम खेलते हैं तो उसमें हार जीत उसका एक अभिन्न अंग है। आयुष्मान भारत योजना से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को लाभ मिल रहा है। हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां पर इस योजना की शुरुआत की गई थी। प्रदेश में अब तक लगभग 28,47,000 लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। किडनी की समस्या से पीड़ित लोगों ने बताया कि किडनी की समस्या से पीड़ित होने के कारण उन्हें नियमित अंतराल पर डायलिसिस करवाना पड़ता है, जिसका खर्च आयुष्मान भारत योजना के तहत सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। इसके लिए वे सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। आयुष्मान भारत से मुझे 100% लाभ मिल रहा है और मेरे स्वास्थ्य में भी परिवर्तन हो रहा है। मैं उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ। उनका बहुत धन्यवाद। ये कार्ड बनाया, इससे बहुत लोगों की हेल्प भी हुई है और मुझे तो सबसे ज़्यादा हेल्प हुई है इस चीज़ से। और मैं हफ्ते में 2 बार आती हूँ, 2 बार डायलिसिस कराती हूँ। दोबारा टेस्ट कराया तो बताया कि किडनी खराब हो रखी है। उसके बाद मेरी तो स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी, कोई पैसे वैसे नहीं था। फिर मैंने एम्स में भी गया तो वहाँ भी कोई उम्मीद नहीं मिली, तो यहाँ आके मेरे को उम्मीद मिली और इस योजना से मुझे काफ़ी लाभ हुआ है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट के लिए ऑनलाइन आवेदन और शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि 20 मई से बढ़ाकर 30 मई कर दी गई है।
यूजीसी के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने ट्वीट में बताया कि अभ्यर्थियों के अनुरोध के बाद अंतिम तिथि बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। गौरतलब है कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यूजीसी नेट परीक्षा वर्ष में 2 बार आयोजित करती है। इस परीक्षा के माध्यम से भारतीय विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में सहायक प्रोफेसर और जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए अभ्यर्थियों का चयन किया जाता है। यूजीसी नेट दिसंबर 2021 और जून 2022 की परीक्षा 22 विषयों में ऑनलाइन माध्यम से आयोजित की जाएगी। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने आज यमुनानगर के खिजराबाद इलाके में विद्यार्थियों को दूसरे चरण के तहत निःशुल्क टैबलेट प्रदान किए। उन्होंने कहा कि 10वीं से 12वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों को सरकार द्वारा टैबलेट दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 5 लाख विद्यार्थियों को टैबलेट दिए जाने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन आवश्यकता अनुसार इनकी संख्या बढ़ाई भी जा सकती है। उन्होंने बताया कि इन टैबलेट्स में सभी पुस्तकें होंगी और विद्यार्थियों के लिए ये टैबलेट ट्यूशन से भी अधिक उपयोगी होंगे। ये 5 लाख से बढ़ भी सकता है, अगर बच्चे ज़्यादा बढ़ेंगे तो और भी दे सकते हैं। मतलब अगर 5.5 लाख में होगा तो 5.5 लाख भी दे देंगे। इस बात में तो ऐसा आर्डेंट भी है, अगर 5 लाख देंगे तो बच्चे बढ़ते हैं तो और भी हम देंगे। और जो सारी सुविधाएं पहल है, जैसे सारा सिलेबस है, सिम है और दूसरी जो सुविधाएं हैं, ऐसी सुविधाओं के साथ केवल अभी तक पूरे देश में हमने ही टैब दिया। सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तो मेरा ख्याल है उनकी ट्यूशन वगैरह का कुछ होता नहीं है, यहीं से ही पढ़ते हैं। वो ना ही ट्यूशन में उनका ज़्यादा विश्वास होता है, तो ये ट्यूशन वाला काम ये आपका टैब ही कर देगा। विद्यार्थियों ने सरकार की योजना का स्वागत करते हुए कहा कि इन टैबलेट्स में सभी तरह की पुस्तकें सम्मिलित होने से बस्ते का बोझ भी कम होगा। जो हमें ये टैब दिए गए हैं, इससे हमें बहुत फ़ायदे हैं। इससे हमारी स्टडी में बहुत मदद मिलेगी। जैसे कि हमारी कई बच्चे होते हैं जिन्हें हम जो बुक्स नहीं ले पाते, इसमें हमें सारी बुक्स अवेलेबल मिलेंगी और इससे हमारी स्टडी में बहुत मदद होगी। ये टैब मिल रहा है, इससे हमारे पढ़ाई में भी बहुत वृद्धि हो रही है, इससे हमारे ज्ञान में बहुत वृद्धि हो रही है और हम इससे पढ़ सकते हैं और इसका बहुत कुछ अच्छे से इस्तेमाल, और इससे हमारे छात्र छात्राओं पर कोई गलत असर नहीं होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ पढ़ाई की चीज़ें होती हैं और इसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल हो रहा है कि हम एक से पढ़ाई कर सकते हैं। और जैसे कि अब जून की छुट्टियाँ पड़ने वाली हैं तो मैम हमको ऑनलाइन भी पढ़ा सकती हैं और हमारी पढ़ाई में ज्ञान भी आ सकता है। और हम कार्मिक और लोक शिकायत मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि इस वर्ष से अराजपत्रित पदों पर भर्ती के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा CET का आयोजन किया जाएगा। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग DOPT के अंतर्गत सभी 6 स्वायत्त निकायों की कल नई दिल्ली में संयुक्त बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए सिंह ने कहा कि DOPT के अंतर्गत राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी NRA वर्ष के अंत तक अराजपत्रित पदों के लिए कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन सामान्य पात्रता परीक्षा CET आयोजित करने की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि यह परीक्षा देश के प्रत्येक जिले में कम से कम एक परीक्षा केंद्र पर होगी और शुरुआत में परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 12 भाषाओं में आयोजित की जाएगी। बाद में संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित सभी भाषाओं में ये परीक्षा आयोजित होगी। भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक कोविड रोधी टीकों की 192 करोड़ 38 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं। देश में पिछले 24 घंटों में 2000 से अधिक नए मामले दर्ज किए गए हैं और 2000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। इससे कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 98.75% हो गई है। प्रदेश में अब तक कोरोना रोधी टीके की 4 करोड़ 32 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं। प्रदेश में कोविड से 9,89,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 1,131 मामले सक्रिय हैं। DD न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। और अब अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में 19 जून को होंगे म्युनिसिपल कमेटी और म्युनिसिपल काउंसिल के चुनाव। चुनाव आयुक्त ने मतदाताओं से बिना डर और पक्षपात के प्रतिनिधियों का चुनाव करने की अपील की। विश्व
स्वास्थ्य संगठन ने भारत की 10 लाख आशा कार्यकर्ताओं को वैश्विक स्वास्थ्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए किया सम्मानित। प्रधानमंत्री ने आशा कार्यकर्ताओं के समर्पण और संकल्प को सराहा। आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव की श्रृंखला में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की मशाल का पलवल पहुंचने पर हुआ स्वागत। इन खेलों से खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का मिलेगा मौका। और आयुष्मान भारत योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को मिल रहा है लाभ। प्रदेश में अब तक लगभग 28,47,000 लोगों के बनाए गए आयुष्मान कार्ड। समाचारों में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।